साथियों नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार। साथियों, मैं आपको एक राजनीति का ट्रायंगल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव की दशा और दिशा क्या होने वाली है। साथियों, इस ट्रायंगल में एक तरफ पूंजीपति हैं, एक तरफ आरएसएस बैठी है और एक तरफ मोदी और शाह जी की जोड़ी है। पूंजीपति और मोदी साहब आरएसएस में संबंध क्या है? संबंध साथियों ये है, पैसा किसके पास है? पूंजीपतियों के पास है। पार्टी फंड पार्टी को और आरएसएस संगठन को, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस का संगठन हो, दोनों को चलाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी खासी रकम, अच्छा खासा चंदा, अच्छा खासा पैसा चाहिए और बेहिसाब का पैसा चाहिए, ताकि जो है समाज में उपद्रव उथल पुथल बनी रहे। तो होता क्या साथियों, ये लोग इनको चंदा देते हैं और फायदा क्या लेते हैं कि जैसे अडानी जी ने मोदी जी को चंदा दिया, मोदी जी सरकार में आ गए। अब मोदी जी ने सरकारी कंपनियों की जब बिक्री शुरू की तो पहले नंबर पर कौन रहा? अडानी रहे। तो मतलब यह है कि देश के संसाधनों पर राज तुम करो और देश के सत्ता पे राज मोदी जी आप करो और संसाधनों पर राज हम करेंगे, यानी अडानी अंबानी। तो ये लोग क्या करते हैं? इनको चंदा देते हैं। ये क्या करते हैं कि सरकारी संपत्तियों की बिक्री या चाहे जैसे भी औने पौने दाम पे अडानी और अंबानी को देते रहते हैं। अब हम आरएसएस की भूमिका पे आते हैं। भाई आरएसएस को भी तो चंदा चाहिए संगठन चलाने के लिए, तो इनको चंदा मिलता है। और जब देश में रोजगार की, देश में निजीकरण की, रोजगार कम हो रहा है, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, भुखमरी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही, तेल का दाम महंगा होता जा रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले गिर जा रहा है। जब ये सब सवाल जनता, राजनीतिक कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता पूछती है या पत्रकार पूछते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? शाह जी के पास जो इनके सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय है, उसके माध्यम से वहाँ पे चाबुक चला देते हैं, वो चुप हो जाती है। कुछ लीडर है जो बोलते रहते हैं। उसके बाद जनता सवाल कब पूछेगी? जब शांति और स्थिरता का माहौल रहेगा। लेकिन होगा क्या? यहाँ पे नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद चलेगा, हिजाब, हलाल, लव जिहाद, ये सारे विवाद को फैलाया जाता है देश में नफरती तत्वों द्वारा, जो आपने अभी हाल के दिनों में देखा होगा। इन सब को संरक्षण कहाँ से मिलता है? आरएसएस से मिलता है। तो ये जब माहौल बना रहता है तो जनता मूल सवाल को, यानी कि रोजगार के मुद्दे को, और भुखमरी के मुद्दे को, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को, नौकरियों के मुद्दे को भूल जाती है और फिर आ जाता है चुनाव इतने दिन में। अब 2024 का जब चुनाव आएगा साथियों, तो इस चुनाव में बीजेपी कैसे मदद मिलेगी? बीजेपी अकेले नहीं लड़ेगी। बीजेपी बनाम कांग्रेस भले दिखेगा, लेकिन बीजेपी के साथ क्या होगा? बीजेपी रहेगी, उसके साथ पूंजीपतियों का पूरी पूंजी लगेगी और प्लस इन नफरत तत्वों का पूरा समाज में जहर फैलाया जाएगा, ताकि जितना ज़्यादा समाज को डिवाइड किया जा सके और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। एक तरफ कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस का जो बेस वोटर था, उस बेस वोटर में वो कुल मिला जुला के शिफ्ट हो गया है बीजेपी की तरफ। जो बचा खुचा था वो भी कहीं और दूसरी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में जा रहा है। जिसका उदाहरण आपको पंजाब, दिल्ली में दिखा, फिर पंजाब में दिखा, कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भी थोड़ी थोड़ी सुबगाहट शुरू हो गई है। अब हम आते हैं तीसरे मोर्चे पर। तीसरा मोर्चा ये सोच रहा है साथियों कि इस बार का चुनाव 2024 का हम ममता जी के नेतृत्व में लड़े। अभी हाल में कल ममता जी का जगदीप धनखड़, जो कि उपराष्ट्रपति पद के बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे मुलाकात होती है और उसके बाद ममता बनर्जी ने तुरंत स्टैंड लिया कि हम इस चुनाव में वोटिंग हमारी पार्टी नहीं करेगी। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी वोटिंग से बाहर हो गई। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तीसरा मोर्चा जो है वो बिना पेदी का लोटा है। इसके सभी नेताओं में न तो कोई ठोस रणनीति है, न ही देश में किस तरीके से बीजेपी को हराया जाए इस पर कोई लामबंदी कर पा रहे हैं। कोई एक इनके पास मुद्दा नहीं है।
कि जिस मुद्दे पे एकजुट हों। ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं और ख़ास करके इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव, जगन मोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये ऐसे लोग हैं कि कुल मिला जुला के अभी इनका स्टैंड क्लियर ही नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे। तब समस्या यहीं पे जो है एक अवसर आता है, आपको मिलता है, जो कि किसान संगठनों का है, किसानों का है। अगर ये किसान संगठन 2024 के चुनाव में अभी से तैयारी करें, अभी से अपने ओपिनियन, अपने रणनीति को खुलासा करें कि मैं 2024 में आ रहा हूँ, तो जनता इनकी तरफ शायद जो है कुछ जनता झुके और तब देश को दिखेगा एक पॉजिटिव, यानी कि एक धनात्मक माहौल दिखेगा कि हाँ 2024 के चुनाव की जो लड़ाई है अब जो है रोमांचक हो चुकी है या अब निर्णायक बनेगी। अन्यथा अगर किसान संगठन 2024 के चुनाव में नहीं शामिल होते हैं तो कांग्रेस या तीसरे मोर्चा किसी के बस की बात नहीं है कि जो इन पूंजीपति आरएसएस और मोदी शाह का जो त्रिकोण बना हुआ है ये तोड़ पाए। इस त्रिकोण में हमने आपको ये दिखाया कि अडानी, अंबानी, आरएसएस ऊपर है, मोदी शाह नीचे हैं। साथियों, आपको दिखता भले हो कि मोदी शाह ऊपर हैं, ये दोनों नीचे है, वास्तविकता ये है कि ये नीचे है, ये दोनों ऊपर हैं। क्योंकि मोदी शाह के जितने फैसले अभी तक आए हैं, आप देख लीजिए, एक भी फैसला न तो आरएसएस के खिलाफ है और न ही एक भी कोई इनका निर्णय या इनका कोई विधेयक जो है अडानी और अंबानी के खिलाफ है। इसलिए आपको दिखता है कि मोदी साहब ऊपर होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस त्रिकोण में ये दोनों ऊपर है, मोदी साहब की जोड़ी नीचे है। इसलिए 2024 का जो चुनाव दिखता है बीजेपी बनाम अदर, लेकिन बीजेपी के साथ बीजेपी होती है। बीजेपी में बीजेपी तो रहेगी ही रहेगी, प्लस पूंजीपतियों की पूंजी और आरएसएस और उसके सहयोग से चलने वाले संगठनों के नफरती बयान, ये सारी चीज़ें मिलके इसको 20 बना देती हैं। कांग्रेस का वोट खसक चुका है, तीसरा मोर्चा बिना पेदी का लोटा बना हुआ है। तो ऐसे में अगर किसान संगठन चाहेंगे तो ही देश का उद्धार होगा, अन्यथा इस देश को गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों, देश को बचाने के लिए, भारत के देश में जो लोगों के बीच भाईचारा बंधुत्व है उसको बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको 2024 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभानी होगी। और हम अपील करते हैं माननीय योगेंद्र यादव जी से, जो कि जय किसान आंदोलन संस्थापक हैं, जिनकी रणनीतिक कुशलता से किसान आंदोलन इतना सफल रहा कि मोदी सरकार को, जो आज तक चारों ओर सीना ठोक के कहती थी कि मोदी सरकार किसी के सामने झुकती नहीं, सो घुटनों को बल फैला दिए हैं। आप ही में वो काबिलियत है कि आप कोई रणनीति बनाइए, किसानों को लामबंद करिए, युवाओं को लामबंद करिए और एक अभी से अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा करिए कि किसान संगठन 2024 के चुनाव में भूमिका निभाने आ रहे हैं। तब स्थिति क्लियर होगी कि ये जो तीसरे मोर्चे के लोग हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि वो कहाँ किसके साथ खड़े होंगे, कि ये देश बचाने वालों के साथ खड़े होंगे, कि देश डुबोने वालों के साथ खड़े होंगे, अथवा इनको देश बचने या डुबोने से कोई मतलब ही नहीं है, ये केवल अपने सीट बचाने के लिए चुनाव में आएंगे। इसलिए जनता से, युवाओं से, किसानों से सबसे मेरी अपील है कि किसान संगठनों का समर्थन करिए, किसान संगठनों के पीछे लामबंद होइए। किसान ही इस देश को गर्त में जाने से बचा सकता है। धन्यवाद साथियों।